की कड़ी में अनुमति चाहूंगी कि क्वेरी सेशन का हम स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रश्न हमारे पास आए हुए हैं। दीपक सुकारिया जी हैं, वो एज अ स्टूडेंट हैं अभी। वो कह रहे हैं कि हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट ऑन सेल्फ रिलायंट इंडिया एज अ इंजीनियर, हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट ऑन सेल्फ रिलायंट इंडिया। देखिए, सबसे पहले जो मैंने पहली स्लाइड आपको दिखाई थी कि जिसमें पर्सनल विक्ट्री से पब्लिक विक्ट्री में जाने के लिए जो स्किल सेट्स हमें चाहिए, जो पहले देखिए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वी नीड टू बी इन सिंक विद व्हाट वी हैव टू डू इन लाइफ। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम सोचते कुछ है, हम बोलते कुछ हैं, हम करते कुछ हैं। ये सिंक्रनी पहले हमें ठीक करनी है। हमें अपने विजन को क्लियर करना है कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूं और उस क्या करने का देश के किस चीज के ऊपर क्या इंपैक्ट है, ये क्लैरिटी माइंड में होनी चाहिए। दूसरा, आज आपका कंट्रीब्यूशन देश की इकोनॉमी में और देश की सेल्फ रिलायंस में बहुत प्रकार से हो सकता है। जैसे सबसे बड़ी चीज आज देश के सामने क्या है, सेल्फ रिलायंस बनने के लिए देश मेक इन इंडिया की बात करता है। अब मेक इन इंडिया का मतलब है सब भारत के अंदर बने, लेकिन अगर सब भारत के अंदर बनेगा और उसको कंज्यूम करने वाले नहीं होंगे तो मेक इन इंडिया सफल नहीं हो सकता। तो पहला तो संकल्प हमें यह लेना चाहिए कि आज से अगले कई वर्षों तक मैं कोई भी चीज अगर खरीदूंगा, ये वो चीज होगी जो भारत में ही बनी होगी। चाहे मुझे उसके लिए कोई तकलीफ भी सहनी पड़े, चाहे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़े, लेकिन जब आप अपने देश की बनी हुई चीज को खरीदेंगे, आप जानिए जिन लोगों ने उसको बनाया होगा वो भी भारतीय होंगे, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस चल पड़ेंगी, उनका रेवेन्यू चल पड़ेगा, भारत की इकोनॉमी चल पड़ेगी। और ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा देश के प्रति होगा कि हम देश की सेल्फ रिलायंस को फैसिलिटेट कर रहे हैं। दूसरा, हम एज एन इंडिविजुअल अपने स्किल सेट्स, क्वालिटीज मैंने बता दिया। हम अगर हम किसी की हेल्प करने की परिस्थिति में हैं, हम उनकी हेल्प कैसे करें। अगर केवल हम स्वार्थ के साथ साथ आगे चलेंगे और दूसरों की सहायता में हम अपना कोई योगदान नहीं दिखाएंगे, ये भी भारत की प्रोग्रेस के लिए सही नहीं है। इसलिए कलेक्टिविज्म देश के अंदर बहुत जरूरी है। और चौथा है हमारी इंटेग्रिटी और हमारा एथिक्स। हमारे जो मूल संस्कार हैं, हमें अपने मूल संस्कारों का अनुसरण करना चाहिए। ये चार चीजें मुझे लगता है, बाकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल, वो तो सरकार कर रही है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल अगर मैं इन चार संस्कारों का अनुसरण करूं, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देश के लिए होगा। सर, दीपक जी का प्रश्न का उत्तर दीपक जी को मिल गया होगा कि हमें आत्मनिर्भर भारत पर ही फोकस करना है। और रुचि शर्मा जी हैं हमारे साथ, उनका प्रश्न है हाउ वी कैन वर्क विद मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन यूजिंग सेल्फ रिलायंस। हाउ वी कैन वर्क विद मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन यूजिंग सेल्फ रिलायंस। अगर आपका प्रश्न मैं समझ ठीक रहा हूं, आप कह रहे हैं हाउ वी कैन वर्क विद मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशंस विद सेल्फ रिलायंस। ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपका सवाल ये है कि मैनेजमेंट यानी जब आप कहीं जॉब करने जाएंगे और वो जो मैनेजमेंट है उसकी आपके से क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी और उन एक्सपेक्टेशंस में आप अपने सेल्फ रिलायंस के आधार पर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या आपका प्रश्न यही है? हाँ सर, यही लिखा हुआ है उसमें। अब आप देखिए, चैट बॉक्स के थ्रू आएगा। जी ठीक है। अब मान लीजिए आप एम्प्लॉयर हैं। अगर आप एम्प्लॉयर हैं, आप कैसा एम्प्लॉई, कैसा रिसोर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आज की इन परिस्थितियों में एक्सपेक्ट करेंगे? आप चाहेंगे कि रिसोर्स वो हो जो मेरे सामने कोई प्रॉब्लम लेके ना आए, प्रॉब्लम्स का सलूशन लेके आए। पहला व्यक्ति, आप ऐसे रिसोर्स को प्रेफर करेंगे जो न केवल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो बल्कि आपको आगाह कर रहा हो कि सर ये प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा, ऐसा व्यक्ति हो जो लोगों के साथ मिलकर एक टीम वर्क के आधार पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाए और नए आइडियाज को इंप्लीमेंट करने में सहायक बने। तो ये स्किल सेट्स अगर आपने पर्सनल विक्ट्री
और पब्लिक विक्ट्री की अचीवमेंट से हासिल किए हों, आप एम्प्लॉयर के फर्स्ट चॉइस बन सकते हैं। इसलिए आपकी सेल्फ रिलायंस की क्वालिटीज मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अलग से कोई कियारे बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर अपनी क्वालिटीज का अनुसरण सही सही करेंगे, मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली आप कंप्लाई कर देंगे। थैंक यू सर। एक अगला प्रश्न हमारे साथ हैं शुभम जी। उनका प्रश्न है that now the economy is going down and China is backbone to its steady economy. Will China become the next superpower? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, चाइना के प्रति जो अभी पूरी दुनिया में एक वातावरण बन रहा है, वो वातावरण बहुत नेगेटिविटी का बन रहा है। और वो नेगेटिविटी कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के कारण से है। और ये आज से नहीं है, कोविड के पहले से भी जिस प्रकार से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चाइना ने अपनी हेगेमनी को एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया एट द कॉस्ट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द कॉन्फिडेंस एंड कोलैबोरेशन ऑफ अदर कंट्रीज, उसके कारण से चाइना के प्रति बहुत सारी कंट्रीज का रोष था। परंतु कोविड के बाद वो जो रोष था वो अब डिटैचमेंट में कन्वर्ट होने लगा है, क्योंकि चाइना को मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज आर नाउ फाइंडिंग ए वन ऑफ द कंट्रीज जिसने धोखे से, गलत तरीके से अपना आधिपत्य जमाने का एक प्रयास किया है। और ये नेगेटिविटी चाइना के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पिछले 4 महीने के अंदर बहुत सारी जो कंपनीज हैं, अमेरिकन कंपनीज, जर्मन कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज, इन लोगों ने चाइना से पुल आउट करने का एक निर्णय ले लिया है। आपने अगर खबरें सुनी होंगी, कुछ दिन पहले शिंजो आबे जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जापानीज कंपनीज को $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट दी है कि वो इस पैसे का उपयोग करके चीन से अपने अपने मैन्युफैक्चरिंग को बाहर निकालें। जो चाइना की हेगेमनी थी कि वो मैन्युफैक्चरिंग का हब था, अगले कुछ वर्षों में, अगले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो टियर 2, टियर 1, टियर 3 कंपनी चाइना में अपना एस्टैब्लिश कर चुकी थी, अमेरिकन, यूरोपियन कंपनीज, जापानीज, जर्मन कंपनीज, ये स्लोली वहां से वापस बाहर निकलेंगे। और इनका जो फोकस होगा ये उन देशों की ओर देखेंगे जिन देशों के साथ इनको कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट दिखता है। और मुझे उसमें भारत एक उभरते हुए तारे की तरह दिखता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कुछ वर्षों में और पिछले कुछ महीनों में इस कोविड के दौरान भी जिस प्रकार की लीडरशिप दुनिया भर में डेमोन्स्ट्रेट की है, वो भारत के हित में गई है, जिसका कारण ये रहा है कि बहुत सारी कंपनीज अब भारत की ओर अपना रुख कर रही हैं, ये देखने के लिए कि वो भारत में अपना इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग या इन आईटी कैसे बढ़ाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाइना इन द कमिंग डेज विल गो डाउन, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाइना टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो चुका है, परंतु जो ट्रस्ट वो दुनिया का खो रहा है, वो ट्रस्ट खोने के कारण से चाइना का डिक्लाइन बिल्कुल परफेक्टली होने वाला है और भारत के अंदर डेवलपमेंट और आगे जाने वाला। जी सर, थैंक यू। हमारे साथ विनीत माथुर जी हैं। उनका प्रश्न है कि हाउ कोविड इज गोइंग टू इम्पैक्ट एजुकेशन सिस्टम। बहुत बढ़िया सवाल है विनीत जी का। और सबसे पहली चैलेंज तो आज हम खुद ही देख रहे हैं। मुझे आपके यहाँ बीकानेर में आना चाहिए था आपके समक्ष इस सेशन कंडक्ट करने के लिए, लेकिन देखिए कोविड ने हमारी टेक्नोलॉजी के साथ कैसी मुलाकात करा दी कि आज टेक्नोलॉजी के आधार पर हम करीब 150 से ज्यादा लोग कनेक्टेड हैं। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी ने हमें एक नया तरीका सिखाया है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का इन ए कॉन्टैक्ट लेस एनवायरनमेंट। और ये अच्छी बात तो है।
हमें इसको नकारना नहीं चाहिए। इसके अपने बेनिफिट्स हैं, इसके अपने डिसबेनिफिट्स। लेकिन बेनिफिट्स की अगर मैं बात करना चाहूं तो टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में रेवोल्यूशनाइज करेगी एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ कि जो कंटेंट है आज, उस कंटेंट को आज क्लास में टीचर को डिलीवर करने की आवश्यकता नहीं है। वो कंटेंट डिजिटली एक सही तरीके से, एक सही पेडागोजी को अडॉप्ट करके डिलीवर किया जा सकता है। और टेक्नोलॉजी के आधार पर आज जो टेक्नोलॉजीज अब आ रही हैं, जैसे इमर्सिव टेक्नोलॉजी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, गेमिफाइड अप्रोचेस हैं, सिमुलेटिव टेक्नोलॉजीज हैं, इन टेक्नोलॉजीज के आधार पर आज आपको घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं। आप नॉलेज को एक्सपीरियंस में डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही कर सकते हैं। अब जैसे अभी हम प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और हम लोग अपना इंटरेक्शन कर रहे हैं और हमारे पास कोई प्रश्न है, हम उस प्रश्न को सर्वे करना चाहते हैं। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में तुरंत प्रश्न डालिए और उसका सर्वे 150 लोग तुरंत कर सकते हैं और आपको स्क्रीन के ऊपर 150 लोगों की राय मिल सकती है और साथ ही आप उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं। यही नहीं, हम इन 150 लोगों को 10 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं और 10 ग्रुप्स को अलग अलग असाइनमेंट दे सकते हैं और हर असाइनमेंट करने वाले ग्रुप वापस आके फिर से ग्रुप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी की बड़ी अद्भुत कैपेबिलिटीज हैं। तो मुझे आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो हैं वो हमारी जो ब्लेंडेड लर्निंग है इसको स्ट्रेंथन करेगा और उस स्ट्रेंथनिंग से एनीवेयर, एनीवन, एनी टाइम लर्निंग को बल मिलेगा और इससे लर्निंग जो आज रेस्ट्रिक्टेड थी कुछ लोगों तक और दूर तक जाएगी। इसके चैलेंजेस हैं, हमारा आज नेटवर्क नहीं है, हमारा आज डेटा का इशू है। तो मुझे लगता है जब समस्याएं आती हैं तो सरकार उसका निवारण भी ढूंढना शुरू करेगी और आने वाले दिनों में ये अपने में एक गेम चेंजर बनेगा। हाँ सर, हम भी एजुकेशन सेक्टर में इस टेक्नोलॉजी को एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि हमें लग रहा है कि हम ट्रेडिशनल मेथड से उठ करके टेक्नोलॉजी यूज करके अपने स्टूडेंट्स तक एजुकेशन एंड लेक्चर्स पहुंचा पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। एक सवाल है सर केशव कुमार जी का, व्हाट वी डू सेल्फ रिलायंस अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए, एग्रीकल्चर भारत की एक बैकबोन रही है और आज भी 70% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर क्षेत्र से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है और इस सेक्टर की सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये है कि अर्निंग पर पर्सन हैज बीन डिक्लाइनिंग फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम एंड जो लैंड होल्डिंग पर पर्सन है वो भी बड़ी श्रिंक हुई है। आज एवरेज करीब 2.5 हेक्टेयर के करीब भारत के अंदर प्रति व्यक्ति जो लैंड होल्डिंग है, तो उस कारण से जो प्रोडक्टिव आउटकम्स हैं वो लैंड से निकलते नहीं हैं। तो मुझे लगता है इस कोविड के बाद एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा वरदान हमारे सामने आ सकता है अगर इस क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने कुछ नए प्रयोग करना शुरू किया। जैसे मैंने अभी टेक्नोलॉजी की बात की, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि आज अगर आप जैसे, क्योंकि आप इंजीनियर्स हो, मैं इंजीनियर्स की भाषा में ही बात करना चाहूंगा। आप इंजीनियर्स हैं, आप गांव में रहते हैं, आप आज अपने एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आज हार्वेस्टिंग के अंदर यूज करना चाहें, अब हार्वेस्टिंग में डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंबाइन करके अगर आज डेटा को कोलेट किया जाए, क्योंकि इतना सारा डेटा अवेलेबल है, और क्लाउड की टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाए, तो आप उस डेटा के आधार पर आप पैटर्न ऑफ हार्वेस्टिंग को एसेस कर सकते हैं और उस पैटर्न ऑफ हार्वेस्टिंग को एसेस करने के आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि एग्रीकल्चर के अंदर नए प्रयोग, नए इनपुट्स क्या आने चाहिए हमें हार्वेस्टिंग। आप आज अगर सेंसर बेस्ड इनपुट्स एग्रीकल्चर के अंदर डालें और सेंसर्स को अक्रॉस एग्रीकल्चर यूज करें, तो आपको सॉइल की क्वालिटी के बारे में पता लग सकता है और ये सेंसर्स आपको बता सकते हैं कि किस सॉइल के अंदर किस प्रकार का काम किया जा सकता है। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और उस टेक्नोलॉजी के आधार पर आप प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर कर सकते हैं।
आप IoT का इस्तेमाल कर सकते हैं। गांव के अंदर आज नारियल का समस्या है पानी की, और पानी के कारण से कितनी सारी बीमारियां गांव में फैलती हैं। नारियल भी लूंगे। आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, अभी हमें आ रही है आवाज। तो आज अगर मान लीजिए गांव गांव में जो पंप्स, पानी के हैंड पंप होते हैं, और उसके अंदर जो क्वालिटी ऑफ वाटर है इतनी पुअर हो गई है, अगर IoT टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाए तो हम क्लीन वाटर गांव के अंदर, परफेक्ट हेल्थ की ओर गांव को लेके जा सकते हैं। उसी तरह से जो पारंपरिक क्षेत्र के अंदर जो हमारे जो पद्धतियां थी, जिसको सेफ एग्रीकल्चर बोलते थे, नेचुरल फार्मिंग बोलते थे, जीरो बजट फार्मिंग बोलते थे, अगर उन पद्धतियों को भी इस्तेमाल करना शुरू किया जाए। हमारी यूनिवर्सिटी में ये काम हमने शुरू किया है। मैं कभी डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगा। हमारे बच्चे फार्म्स में ही रहते हैं, वहीं अपने एग्रीकल्चर का काम करते हैं। तो मुझे लगता है एग्रीकल्चर को रिवाइव करने का इससे बड़ा मौका अभी कोई नहीं आ सकता जो ये कोविड ने हमारे सामने लाया है। सरकार की इन्वेस्टमेंट भी इस बार फार्मर्स के ऊपर बहुत ज्यादा हुई है कि फार्मर्स को एंड टू एंड फार्मिंग में और मार्केट कनेक्शंस के लिए भी दे हैव पुट, जो अभी 20 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है। मुझे लगता है कि फार्मिंग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, फार्मिंग में पैशन के साथ अगर आप जाएं और प्रोडक्टिव फार्मिंग की ओर ध्यान दें, और पारंपरिक पद्धतियों को अगर आप इंटीग्रेट करें, अगर आप आर्टिजन्स और फार्मर प्रोड्यूसर्स को कनेक्ट करें, तो मुझे लगता है कि फार्मिंग भारत की जो बैकबोन थी, ये पुनः बैकबोन बन सकती है। बिल्कुल सर, एग्री बेस्ड कंट्री होने के तौर पे यदि हम फार्मिंग पे अपनी टेक्नोलॉजी फोकस करें तो हमारा जो सपना है आत्मनिर्भर होने का, और हमने कुछ दिन पहले एक लेक्चर भी रखा था इस पे, जिसमें हमने ग्राम स्वावलंबन के बारे में चर्चा करी, तो ये सपना हमारा पूरा हो सकता है। एक समय की विडंबना है तो सर एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी मैं। ये सवाल है MITS से हनुमान पटेल जी का, कि गवर्नमेंट स्मॉल बिजनेस को स्टेबलाइज करने में किस तरीके से हेल्प कर रही है इस महामारी के दौर में। भारत की स्टार्टअप पॉलिसी है, स्टैंड अप पॉलिसी है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर छोटे छोटे उद्योगों को शुरू करने के लिए भारत सरकार ने फंडिंग की योजना, माइक्रो फाइनेंसिंग की योजना बनाई हुई है। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, जो स्टार्टअप्स के अंदर जाना चाहते हैं, उनको इन योजनाओं को एक्सप्लोर करना चाहिए। और इन योजनाओं के आधार पर मैं ये तो डिटेल्स में तो नहीं जा रहा, परंतु मोटी सी बात है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और मेक इन इंडिया में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग की अपॉर्चुनिटीज हैं। फिर MSMEs के अंदर बहुत सारी सब्सिडी सरकार देती है। तो इन स्कीम्स को एक्सप्लोर करना, इनको समझना, एक्सप्लोर करना, और उसके बाद ये डिसाइड करना कि आप क्या करना चाहते हैं उस सप्लाई चेन में, वैल्यू चेन में, आप कहाँ पे अपने वर्क को ऐड करना चाहते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज आज अवेलेबल है हमारे सामने। और इस पर इनफैक्ट ये जो 20 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट सरकार ने अभी डाली है, इसमें इन्होंने स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए अभी स्पेशल पैकेज की भी घोषणा की है। तो आपको उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। जैसा आपने बताया कि लिक्विडिटी इंजेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट बहुत सारे जो छोटे बिजनेस हैं उनको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, तो सही जानकारी के साथ हम इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। हमारे पैनलिस्ट में से यदि कोई प्रश्न हो तो हम कर सकते हैं। डॉक्टर वायन सिंह सर। जी सर, जी सर, बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ें हमारे विद्यार्थियों को और हमसे जुड़े हुए लोगों को बताई है। सर एक क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे पास भी आ रहा है कि आज भारत में 60 से 70% युवा हैं, और इन युवाओं में 27 से 30% जो युवा है वो साइंस और टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट में अध्ययन कर रहे हैं, ऑलरेडी ये एडमिशन ले चुके हैं। वो या तो कहना चाहिए कि सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अलग अलग ब्रांचेज में ये लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो जैसा आपने बताया कि सेल्फ रिलायंट होने के लिए आज इनके पास क्या एक सीधा सा रास्ता हो सकता है जिसको ये और उसको ऑप्ट करें और अपने आप को आगे के भविष्य के लिए तैयार करें?
ये मैं फिर दोहराऊंगा, आपने जो प्रश्न पूछा, आपने जो कहा कि जो बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन ले चुके हैं और ये बच्चे फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकेंड ईयर में होंगे, जी सर, जी सर, थर्ड ईयर में होंगे, मैं बिल्कुल सिंपल फंडामेंटल है जी सर, एक सीधा सा रास्ता है। सीधा सा, सीधी सी बात। पहली बात है कि नॉलेज जो आज आपको करिकुलम से मिल रही है, ये तो आपको लेनी ही है, क्योंकि अगर आप ये लेंगे नहीं तो आप पास नहीं होंगे, पास नहीं होंगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी, यानी आपकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं होगी, मोटी सी बात। परंतु मैंने आपको ये कहा कि आज मार्केट में सिलेबस आधारित जॉब रोल्स नहीं है। सिलेबस सिर्फ आपको क्वालिफाई कर देता है कि आप एक इंजीनियर हैं, लेकिन देयर इज ए बिग गैप between what an employer is today expecting out of an engineer versus what has been taught to an engineer. So the first thing is, even if you are in the first year of engineering and you have a vision that you want to enter in this industry, जैसे मैं कई बच्चों को जब मिलता हूं, वो कहते हैं सर हमें तो प्लेटफॉर्म कंपनीज में जाना है, बीटेक कर रहे हैं, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है, लेकिन प्लान बना चुके हैं हमें प्लेटफॉर्म कंपनीज में जाना है। प्लेटफॉर्म कंपनी से मेरा मतलब है कोई अमेजॉन में जाना चाहता है, कोई गूगल में जाना चाहता है? तो मन बना लिया है। अब प्लेटफॉर्म कंपनीज में इंजीनियर्स का क्या रोल है? तो आप अगर ये देखें कि इंजीनियरिंग का रोल बड़ा मिनिमल है, लेकिन इंजीनियरिंग से निकले हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक्निकल स्किल्स, क्रिटिकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं वहां सक्सेसफुल होने के लिए। तो आपने अपने करियर में अपने 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखी कि नहीं सीखी? अब जब मैंने कहा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या क्रिटिकल स्किल्स या क्रिएटिविटी, ये लर्न कैसे करोगे आप? इसको पढ़ के तो लर्न किया नहीं जा सकता। तो इसको करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के, जैसे आज फॉर एग्जांपल जब करिकुलम में पेडागोजी जो टीचर्स अडॉप्ट करते हैं, बड़ी कॉमन सी पेडागोजी है, क्लास में टीचर आया, बोर्ड पे अपने चढ़ गया और बोर्ड पे अपना लिखना शुरू कर दिया, उसने अपना बोला, स्टूडेंट ने सुन लिया, नोट बना लिया, चले गए। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए आज टीचर्स ने अपनी पेडागोजीज को चेंज किया है। तो टीचर क्या करते हैं? केस स्टडीज लेके आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड केस स्टडीज लेके आते हैं जिसमें मल्टीपल डायमेंशंस के चैलेंजेस इनकॉर्पोरेट किए गए होते हैं, और वो चैलेंजेस ऐसे होते हैं जहां पे एक स्टूडेंट ने डिसीजंस लेने होते हैं। तो जब आप इस प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड केसलेट्स, प्रोजेक्ट्स, एक्टिविटीज, सिनेरियोज का अध्ययन करेंगे और खुद उनके ऊपर अपना रिस्पॉन्स, मेंटल रिस्पॉन्स देना शुरू करेंगे, तो समय के साथ साथ आपकी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट एज एन इंडिपेंडेंट थिंकर डेवलप होगी। और जब ये आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप होगी तो आप किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक एसेट बन सकते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में जाएं, चाहे आपके 50% नंबर आए हो इंजीनियरिंग में, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी एबिलिटी टू हैव एन इंडिपेंडेंट व्यू। नाउ इंडिपेंडेंट व्यू कैन ओनली कम जब आपके कॉग्निटिव स्किल्स, जब आपके मेंटल स्किल्स इतने एजाइल हो गए हैं कि आप डेटा पिक कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये स्किल्स तो पढ़ने से नहीं आएंगे, ये स्किल प्रैक्टिस से आएंगे, ये स्किल एक्टिविटीज से आएंगे। तो टीचर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और स्टूडेंट्स के ऊपर उससे भी ज्यादा जिम्मेवारी है कि अगर ये टीचिंग में नहीं आ रहा, आप इसके क्या वे आउट्स बना रहे हैं अपने लिए। आप खुद अपनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और उनको सॉल्व कर रहे हैं, आप किसी मेंटर के थ्रू कन्वर्सेशंस कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री के अंदर अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। मैं बच्चों फिर रिपीट करना चाहूंगा, यू हैव टू टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज भारत की एक सबसे बड़ी समस्या है सर, समस्या ये है कि हमारी करिकुलम और उस करिकुलम की डिलीवरी की पेडागोजी चेंज नहीं हुई है, जिसका इंपैक्ट बच्चों पे पड़ता है। और आज की परिस्थिति में बच्चों के ऊपर खास जिम्मेवारी है और टीचर्स के ऊपर खास जिम्मेवारी है कि इन बच्चों को एम्प्लॉयबल बनाना, जो स्किल गैप्स आज इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन के बीच में है, उन गैप्स को फिल करना, समझना वो गैप्स क्या हैं और उसके आधार पर बच्चों को तैयार करना। उसके बगैर, और ये प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस,
ये उसके बगैर पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।